नमस्कार छात्रों। BA वैकल्पिक हिंदी प्रश्न पत्र एक ही के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले रोटी और संसद, इस कविता को हम पढ़ रहे थे। पिछली तासिका में हमने इस कविता के रचयिता धूमिल का परिचय देखा, उनका जीवन देखा, उनका जीवन संघर्ष देखा। उसके साथ इस कविता का जो भावार्थ है या फिर सारांश है, वह सारांश देखा। आज की तासिका में हम इस कविता को प्रत्यक्ष रूप में पठन करेंगे और प्रत्यक्ष रूप में पठन और विवेचन या फिर इस कविता की व्याख्या करेंगे। स्वाधीनता आंदोलन के पश्चात हमने देखा कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो इस नए भारत को लेकर, स्वतंत्र भारत को लेकर जनता में एक उत्साह था। हर कोई चाहता था कि स्वतंत्र भारत अपना खुद का भारत होगा, स्वतंत्र भारत होगा और उसमें जनता का कल्याण होगा, जनता का राज्य होगा, जनता के अनुरूप जो है फैसले सरकार करेंगी। इस प्रकार का जो भ्रम था, जो इस प्रकार का जो भ्रम था, वह भ्रम टूट गया और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो कविताएं लिखी गई, उसमें बहुत सारे कवियों ने ऐसे विषयों को अपने काव्य का विषय बनाया जिसके अंतर्गत स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की परिस्थिति या स्वतंत्र भारत की परिस्थिति का या फिर जनता के मोह भंग का यथास्थित चित्रण करने का कार्य इन कवियों ने, इन लेखकों ने, इन साहित्यकारों ने किया है। उन्हीं में से एक धूमिल है। धूमिल की कविताओं में स्वतंत्रता के पश्चात जो जनता का मोह भंग हुआ, उस मोह भंग की अभिव्यक्ति बड़े ही प्रखर रूप में व्यक्त हुई। यानी जनता ने, भारतीय जनता ने स्वतंत्र भारत को लेकर जो सपने संजोए थे, जो ख्वाब देखे थे, उन सब ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया इन भ्रष्ट नेताओं ने। यानी जनता द्वारा चुने हुए नेता, जिनका चयन जनता अपने वोट के द्वारा करती है और वही आदमी जब संसद में चला जाता है तो उसका रवैया बदल जाता है और वह क्या करने लगता है, जनता का सेवक है, लेकिन जनता की सेवा करने के बजाय खुद की सेवा करता है, खुद का पेट भरता है और खुद के लिए ही जमा पूंजी या फिर संपत्ति इकट्ठा करता है। इसी बात पर प्रहार करते हुए धूमिल ने रोटी और संसद यह कविता लिखी। देखिए, आपके पाठ्यक्रम में 3 इकाइयां हैं और 3 इकाइयों में प्रथम इकाई में 5 कविताएं हैं, द्वितीय इकाई में 5 कहानियां हैं और तृतीय इकाई में जो है पाठ्य पुस्तकेतर पाठ्यक्रम है। यदि हम ध्यान से अध्ययन करते हैं, प्रश्न पत्र का जब प्रारूप देखते हैं तो प्रश्न पत्र के प्रारूप के अनुसार केवल 3 कविताएं हम अच्छे से समझ लेते हैं
और 3 कहानियां अच्छे से समझ लेते हैं तो प्रश्न पत्र हम पूरी तरह से छुड़ा सकते हैं। 5-5 करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले प्रश्न में 5 कथाओं पर प्रश्न पूछा जाता है और उसके अंतर्गत 5 प्रश्न होते हैं और 5 प्रश्न दिए जाते हैं और 5 में से आपको 2 ही लिखने होते हैं। यानी यदि हम थोड़ा सा दिमाग लगाकर अध्ययन करते हैं तो जो पाठ्यक्रम है वह उस पाठ्यक्रम के आधा पाठ्यक्रम भी यदि हम ठीक ढंग से कर लेते हैं तो भी हम इस प्रश्न पत्र में अच्छे अंक ले सकते हैं। ये मेहनत के 2 तरीके होते हैं। एक मेहनत जो गधा मेहनत कहलाता है, गधा मेहनत जिसे मराठी में गाढ़ो परिश्रम कहते हैं। क्या बिना कुछ समझे, बिना कुछ जाने वजन को ढोते रहने का कार्य गधा करता है, लेकिन बुद्धि का उपयोग कर कर जो मेहनत करता है वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। इसलिए अध्ययन करते समय में भी हमें, वैसे पढ़ना सभी है, अध्ययन तो सभी करना, लेकिन 3 कविताएं और 3 कहानियां कर कर भी हम 100% अध्ययन हमारा पूरा हो सकता है। पूरी तरह से 100% प्रश्न पत्र हम छुड़ा सकते हैं। तो थोड़ा सा दिमाग लगाकर भी यहाँ पर जो है अध्ययन करना आवश्यक है। चलिए ठीक है, विषय की ओर आते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जो मोह भंग हुआ, उस मोह भंग को बहुत से कवियों ने चित्रित करने का प्रयास किया। उन्हीं में से एक धूमिल है और धूमिल की यह जो कविता है रोटी और संसद, छोटी सी कविता है। कुछ ही लाइनों में इस कविता में देश की यथार्थ स्थिति का अंकन करने का भरसक प्रयास धूमिल ने इस कविता के माध्यम से किया है। इस कविता को प्रारंभ करने से पहले हम जो कि मराठी भाषिक हैं और मराठी भाषिक होने के कारण कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जिनको हिंदी में समझना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको इस कविता के बेसिक शब्द आपको बताता हूं। आदमी, आदमी यानी पता है, आदमी यानी व्यक्ति या फिर मनुष्य, लिख लीजिए। आदमी का अर्थ मनुष्य, व्यक्ति। रोटी दूसरा शब्द है इस कविता के अंतर्गत। रोटी, रोटी यानी मराठी में जिसे हम भाकरी कहते हैं, ठीक है, मराठी में जिसे भाकरी कहते हैं, जिसे हम खाते हैं, वह रोटी कहलाती, ठीक है। यह 2 शब्द महत्वपूर्ण है। बेलना, यह शब्द भी इस कविता के अंतर्गत आया है। बेलना का अर्थ क्या होता है कि आटा ऐसा गोल गूंद कर, लकड़ी का जो पाट होता है उस लकड़ी के पाट पर बेलन से उस रोटी को जो बड़ा करना होता है, बड़ा करने की जो क्रिया होती है उसे बेलना कहा जाता है, ठीक है। तो खाना, यह तो सभी, हम सभी को पता ही है। खाना, इस शब्द का अर्थ क्या होता है यह बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। मौन, मौन यानी चुप्पी साधना, यानी कुछ न बोलना। मराठी में जिसे कहेंगे काही ही न सांग, यानी यह कुछ नए शब्द इस कविता के अंतर्गत हैं जिसका अर्थ मैंने आपको बता दिया है। तो अब प्रत्यक्ष रूप से इस कविता को हम प्रारंभ करते हैं, पढ़ते हैं। एक आदमी रोटी बेलता है। एक आदमी रोटी बेलता है। बेलना यानी आपको अर्थ बता दिया है कि बेलन, बेलना का अर्थ क्या होता है, जो लकड़ी के पाट पर आटे को गूंद कर उसे गोलाकार जो बनाने की जो क्रिया होती है उसे बेलना कहते हैं। एक आदमी रोटी बेलता है।
एक आदमी रोटी खाता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है। एक तीसरा आदमी भी है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है और न ही रोटी खाता है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है। वह सिर्फ रोटी के साथ खेलता है। मैं पूछता हूं यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश का संसद मौन है। यानी प्रस्तुत कविता में कवि ने तीन आदमियों का उल्लेख किया है। एक आदमी रोटी बेलता है, बेलने का अर्थ है, यहां पर प्रतीकात्मक अर्थ है, शब्दशः अर्थ यहां पर नहीं लेना है। बेलने का अर्थ है एक आदमी रोटी बेलता है, तो वह रोटी बेलने वाला आदमी कौन है? तो रोटी बेलने वाला आदमी इस देश का किसान है, जो अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, बारिश, धूप, रात, दिन एक करके अपने मेहनत के द्वारा अनाज को उगाने वाला किसान, वह पहला आदमी। एक आदमी जो कि रोटी बेलता है। रोटी बेलने का अर्थ ऐसा नहीं है कि शब्दशः अर्थ यहाँ पर नहीं लेना है कि रोटी बेलने का अर्थ बेलन से रोटी को बेलना या फिर गोलाकार करना, यह उसका शब्दशः अर्थ हो गया है। लेकिन इसका प्रतीकात्मक अर्थ, रोटी बेलने वाला आदमी कौन है? तो इस देश का किसान, जो अपने परिश्रम से, अपने मेहनत के द्वारा खेत में फसल को उगाता है और उस उगे हुए फसल से अनाज बाहर निकालता है, और यही अनाज सारी दुनिया खाती है। यानी यह जो किसान है वह इस देश का आधार स्तंभ है। देखिए, इस देश की परिस्थिति भी बड़ी भयावह है, बड़ी चिंताग्रस्त करने वाली है। क्योंकि एक किसी अन्य कवि ने कही हुई पंक्तियां यहाँ पर मुझे याद आती हैं। वे कहते हैं कि किसान इस देश का अन्नदाता है। किसान इस देश का अन्नदाता है, लेकिन वही भूखा है। अनाज उगाने वाला ही भूखा है। मजदूर देखिए, मजदूर महंगी महंगी चीजें बनाने वाला मजदूर होता है। ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं, उनके बड़े बड़े बंगलों में ये जो अच्छी अच्छी शो की चीजें रखी जाती हैं, तो वह चीज, शो की अच्छी अच्छी और महंगी चीजें कौन बनाता है? तो मजदूर अपनी मेहनत से यह महंगी और यह अच्छी चीजें बनाता है। लेकिन किसी मजदूर के घर में जाकर देखिए कि जिन चीजों को वो बनाता है, वो महंगी चीजें उस मजदूर के घर में नहीं होती। यही इस देश का दुर्भाग्य है। तो एक आदमी रोटी बेलता है, यह रोटी बेलने वाला आदमी दूसरा तीसरा कोई न होकर इस देश का किसान है, जो अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से अपने खेत में अनाज उगाता है और सारी दुनिया का अन्नदाता कहलाता है। एक दूसरा आदमी का उल्लेख इस कविता में किया गया है। एक आदमी रोटी बेलता है, हो गया। एक आदमी रोटी खाता है। यह रोटी खाने वाला व्यक्ति कौन है? दूसरा आदमी, तो वह इस देश का मजदूर हो सकता है। इस देश में जो नौकरी करने वाला मध्यम वर्ग होता है, जो मेहनत करता है, दिन भर मेहनत करता है, और दिन भर की मेहनत से जो पैसे जुटाता है, या फिर महीने की महीना जो उसे तनख्वाह मिलती है, उस तनख्वाह से वह क्या करता है?
तो अनाज खरीदता है और अनाज खरीद कर खाता है। लेखक को, कवि को इस पहले पहले आदमी किसान से कोई शिकायत नहीं है। उसी तरह दूसरा जो आदमी है वो मजदूर या फिर नौकरी करने वाला नौकरदार मध्यम वर्गीय जो व्यक्ति है, उससे भी लेखक कवि को कोई शिकायत नहीं है। लेकिन कवि शिकायत करता है तीसरे आदमी से। यह एक आदमी, एक तीसरा आदमी भी है। एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह तो सिर्फ रोटी से खेलता है। तो यह तीसरा आदमी कौन है? मैं पूछता हूं, यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। पहला आदमी हो गया देश का किसान, अन्नदाता। दूसरा आदमी हो गया नौकरी करने वाला नौकरदार या फिर दिन भर मेहनत करने वाला मजदूर, जो मेहनत की कमाई से क्या करता है, अनाज खरीदा करता है और अनाज खाता है। ये दो आदमी हो गए। एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है, न वो किसान है, न रोटी खाता है, और न ही वह मध्यम वर्गीय नौकरदार या फिर कोई मजदूर है। तो वह तीसरा आदमी क्या करता है? सिर्फ रोटी से खेलता है, रोटी से खिलवाड़ करता है। मैं पूछता हूं, ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश का संसद भी मौन है। यहां पर कवि यह प्रश्न पूछते हैं कि यह तीसरा आदमी कौन है? तो इस प्रश्न का उत्तर देने में देश की संसद भी मौन है। मौन है यानी शांत है, चुपचाप बैठी हुई है, कोई जवाब उसका उसके पास नहीं। यह तीसरा आदमी जो आपकी ही वोटों से नेता बना है, वह भ्रष्ट नेता है, या फिर लाखों करोड़ों का व्यवहार करने वाला उद्योगपति है। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जैसा, ठीक है, जो इन राजनेताओं से मिला हुआ है, इन राजनेताओं से उसकी साठगांठ है। और यह राजनेता और यह उद्योगपति मिलकर क्या कर रहे हैं? तो किसान, नौकरदार, मजदूर और मध्यम वर्ग के रोटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मध्यम वर्गीय और किसान मजदूर के रोटी के साथ खेल खेलते हैं, उनकी रोटी छीनने का कार्य करते हैं, उनकी मेहनत का मुआवजा भी नहीं देना चाहते। लेखक इस तीसरे व्यक्ति पर प्रहार करता है और पूछता है कि यह तीसरा आदमी जमाखोर, मिलावटखोर, जो रोटी को आम जनता से दूर कर रहा है, रोटी से खिलवाड़ करता है, वह यह तीसरा आदमी है। तो कवि ने उन्हें जमाखोर या मिलावटखोर भी कहा है, जो सामान्य जनता को रोटी से दूर करने का कार्य कर रहे हैं। रोटी से खिलवाड़ से धूमिल का तात्पर्य है कि यह जमाखोर अपने तुच्छ लाभ के लिए भ्रष्ट नेताओं द्वारा संसद में दुर्बल कानूनों का प्रयोग करता है और अनाज की कमी दिखाकर मोटी रकम वसूलता है। इससे महंगाई बढ़ती है और देश की जनता भूख से तड़पती है। देखिए, जब किसान के खेत में जब किसान के खेत में अनाज उगता है, ज्वारी, गेहूं या फिर कुछ और तरकारी उगती है या फिर कोई और अनाज जो वो किसान उगाता है, जब किसान का अनाज उग जाता है और जब किसान उस अनाज को बेचने के लिए बाजार में आता है, तो उस वक्त क्या होता है? अनाज की कीमत गिर जाती है।
तो जो भाव है वो गिर जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। और ये जमाखोर लोग क्या करते हैं, किसान से कम दामों में वह अनाज खरीदते हैं, कम दामों में अनाज खरीदते हैं और ज्यादा दामों में जमा कर कर ज्यादा दामों में बेचते हैं। और धूमिल आम आदमी के रचनाकार हैं, उनका उद्देश्य जो है आम जन की पीड़ा को व्यक्त करना है। इसी कारण वो भ्रष्ट राजनेताओं से भरी हुई संसद से प्रश्न करते हैं। वे प्रश्न करते हैं कि जिस व्यक्ति का किसान और उपभोक्ता के मध्य कोई काम नहीं है, वह आदमी इतना शक्तिशाली क्यों हो गया है, क्यों इतना शक्तिशाली हो गए हैं। आज उद्योगपति देखेंगे कि जो सरकार है वे सरकार नहीं, यानी उद्योगपति चलाते हुए नजर आ रहे हैं। आज उद्योगपतियों की जो संपत्ति कुछ साल पहले की संपत्ति से तुलना करेंगे तो 10 गुना बड़ी हुई नजर आती है। और जो किसान है, जो मजदूर है, वे गरीब की गरीब होते जा रहे हैं, यानी बड़ा बड़ा व्यक्ति बड़ा बनता जा रहा है और गरीब व्यक्ति गरीब बनता जा रहा है। यहाँ जमाखोर किसान को कम से कम दाम देता है और जमाखोरी कर कर अधिक से अधिक दाम पर उसे बेचता है। देश का कानून बनाने वाली संसद ने भी इस तीसरे आदमी को नकारा नहीं है। इसलिए संसद मिलावट और जमाखोरी के विरुद्ध सीधा कानून स्वीकार नहीं करती, जो उसके मौन का प्रतीक है। और जो कानून है भी उनकी दुर्बलताओं का लाभ यह तीसरा आदमी उठाता है। यानी कि यह जो तीसरा आदमी है वह क्या करता है, जमाखोरी करता है और कम दामों में जो है खरीदता है अनाज को और ज्यादा दामों में बेचता है। कम दामों में खरीदता है, ज्यादा दामों में बेचता है। और देश की जो संसद है वह संसद भी जो है इस व्यक्ति का विरोध नहीं करती है। क्यों नहीं करती? क्योंकि यह जो सरकार है, यह जो नेता है, वे नेता भी क्या है, उन राजनेताओं से, उन उद्योगपतियों से, उन जमाखोरों से जो है मिली हुई है। यानी आज देखिए, आज भी हम यदि देखते हैं कि जो उद्योगपति हैं, जो बड़े बड़े अंबानी, अडानी जैसे जो लोग हैं, वे ही सरकार चलाते हुए नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि सरकार इन उद्योगपतियों के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। उनके खिलाफ कोई कानून बनाने के लिए सरकार तैयार ही नहीं होती। इसलिए कवि कहते हैं कि यह जो संसद का मौन है, वही मौन किसका प्रतीक है? संसद के दुर्बलता का प्रतीक है। ठीक है, आज की तासिका में समझ में आया कि इस कविता में, छोटी सी कविता है, केवल 3 व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है। इस कविता में 6 से 7 लाइनों की कविता है। पहला एक व्यक्ति जो किसान है, जो अनाज उगाता है, ठीक है। दूसरा व्यक्ति जो मजदूर है या फिर नौकरदार है या फिर मध्यम वर्गीय है, जो दिन भर मेहनत करता है और मेहनत की कमाई से अनाज खरीदता है और अनाज खरीद कर खाता है। ठीक है, पहला आदमी, दूसरा आदमी हो गया। तो तीसरा आदमी कौन है? इस देश का उद्योगपति, जमाखोर या फिर इस देश का भ्रष्ट नेता है, जो इन दोनों आदमियों के, पहला आदमी किसान और दूसरा मजदूर, मध्यम वर्गीय, नौकरदार, इन 2 आदमियों के रोटी के साथ खिलवाड़ करने वाला यह तीसरा आदमी है। और यह तीसरा आदमी जमाखोरी कर कर मुनाफा कमाता है और किसान के रोटी के साथ
मजदूर के रोटी के साथ खिलवाड़ करता है, ठीक है। और कवि जब इस लेखक इस तीसरे आदमी के बारे में प्रश्न पूछते हैं कि यह तीसरा आदमी कौन है, तब इस प्रश्न का उत्तर देने में इस देश का संसद भी मौन है, असमर्थ है, ठीक है। किसी को कोई शंका है, किसी को कोई प्रश्न यदि पूछना है तो पूछ सकते हैं। कविता या कविता का भावार्थ तो मुझे लगता है इस कविता में समझने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है। कोई आपको कोई प्रश्न है, प्रश्न यदि हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, आपको 70 अंक की विद्यापीठ की विश्वविद्यालय की परीक्षा देनी पड़ेगी और 30 अंक का जो है आपको इंटरनल इवैल्यूएशन किया जाएगा, ठीक है। आज की तासिका में यहीं रुकते हैं, कल की तासिका में हम अगली कविता पढ़ेंगे।